नमस्कार, प्रदेश एट 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे जहां योगी सरकार का गन्ने मूल्य भुगतान को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। अगले 100 दिन में 8,000 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। 6 महीने में 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। अगले 5 साल में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन 81.5 से बढ़ाकर 84 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो गन्ना किसानों को भुगतान जल्द होगा। 14 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। 100 दिनों में 8,000 करोड़ का भुगतान और 6 महीने में गन्ना किसानों को 12,000 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। गन्ना किसानों को लेकर जहां अपने संकल्प पत्र में भी कई वादे किए गए थे और अब उसी पर काम करती योगी सरकार। योगी 2.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी मंत्री फुल फॉर्म में हैं। लोक कल्याण के लक्ष्य को लेकर शासन स्तर पर अगले 5 साल तक की रणनीति बनाई गई और उसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अब टीम यूपी लोक कल्याण के संकल्प के साथ ही ग्राउंड जीरो पर भी उतरेगी। इसके लिए शासन स्तर पर रूपरेखा तैयार की गई है। जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा। इस बाबत सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन पर फोकस किया जाए। साथ ही विभागीय कार्य योजनाओं में और बेहतर कार्य का प्रयास किया जाए। शासन की ओर से मंत्रियों के लिए दिनवार एजेंडा तय किया गया है। मंत्री सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लखनऊ में रहेंगे। लखनऊ में सोमवार को मंत्री जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अपने दफ्तरों में शासकीय कार्यों के साथ जन सुनवाई करेंगे। मंगलवार को कैबिनेट की संभावित बैठक और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मंगलवार या फिर बुधवार को शासन की ओर से गठित कमेटियों की होने वाली बैठकों में शामिल होंगे। साथ ही शुक्रवार, शनिवार, रविवार को जिलों में और प्रभारी जिलों में रात्रि प्रवास करेंगे। तो ये पूरे हफ्ते का प्लान रहने वाला है, जहां कई बड़ी चुनौतियां हैं और काफी उम्मीदें हैं जिन पर खरा उतरना है। इस बाबत योगी सरकार का ये जो दूसरा कार्यकाल है, ये कुछ अलग है। 3 दिन के यूपी दौरे पर अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। राजभवन में उपराष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज हुआ है, जहां योगी सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य इस रात्रि भोज में मौजूद रहे। कल अयोध्या जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। तो 3 दिन उपराष्ट्रपति उत्तर प्रदेश में रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज से अपने उत्तर प्रदेश के प्रवास पर पहुंचे हैं और आज राजभवन में उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, जो यूपी का मंत्रिमंडल है, उसके साथ में डिनर किया। एक शिष्टाचार भेंट की सभी मंत्रियों ने उनके साथ में, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और जितने भी राज्य मंत्री हो, सभी यहाँ पर आज मौजूद रहे। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद रही। आप देखिए योगेंद्र उपाध्याय जो कैबिनेट मंत्री यहाँ से जा रहे हैं, एक एक करके सभी मंत्री जा रहे हैं। और अगर आगे के कार्यक्रम की बात करें तो उपराष्ट्रपति कल अयोध्या जाएंगे, वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे अपने परिवार के साथ। वो लखनऊ से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे, वहां पर लगभग 3 घंटे का समय बिताएंगे और उसके बाद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से ही वो वाराणसी रवाना हो जाएंगे। वाराणसी में शाम को वो अपने परिवार के साथ में गंगा आरती भी देखेंगे और रात्रि विश्राम भी उनका वहीं पर होगा। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ, जो मंत्री हैं जितने भी, वो यहाँ से अब डिनर के बाद निकलने लगे हैं। तो उपराष्ट्रपति के साथ में आज सभी मंत्रियों की एक शिष्टाचार भेंट हुई और साथ में ही इन लोगों ने राष्ट्रपति के साथ में, उनके परिवार के साथ में राजभवन में आज डिनर भी किया। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोहिनूर के अवैध निर्माण पर अब बीडीए का बुलडोजर चलेगा। बड़ी खबर, रविंद्रपुरी में कोहिनूर बिल्डिंग पर अवैध निर्माण का ये मामला है, जहां बीडीए वीसी ईशा दुहन ने अब एबीपी गंगा की खबर का संज्ञान लिया है। पहले से ही सील हुई बिल्डिंग में निर्माण कार्य हो रहा था। मामले में अब बीडीए के कर्मचारियों और पुलिस की संलिप्तता पर भी शक है। मामले पर बीडीए ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। नीतीश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। क्या कुछ इस मामले में अब कार्रवाई के लिए कहा गया है, नीतीश? अनु, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा और दमदार असर हुआ है। बीडीए वीसी ईशा दोहन ने एबीपी गंगा की खबर का संज्ञान लेते हुए
पूरी बिल्डिंग को प्रथम दृष्टया फिर से सील करने का निर्देश दिया। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो वीडियो में हलचल है, जो वीडियो में इस खबर के बाद जिस तरह की खलबली मची हुई है, उसके बाद अब कोहिनूर के अवैध निर्माण का गिरना भी तय है। आपको बता दूं कि कोहिनूर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना भी तय है। आपको बताएं कि जो अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि ये जो बिल्डिंग थी इसको पहले भी सील किया गया था। जब वीडियो की जांच टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर पहले से सील हुई बिल्डिंग में हो रहे कार्य जब मिले तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो टीम पहुंची उसने तत्काल ऊपर के अधिकारियों को ये सूचना दी और उसके बाद तत्काल प्रभाव से फिर से बिल्डिंग सील की गई। लेकिन सवाल ये बनता है जब वीडियो के ही अधिकारियों ने बिल्डिंग को सील किया था तो वो सील होने के बावजूद भी वहां पर निर्माण कैसे चल रहा था। और इसके साथ ही एक बात और आपको बता दूं कि जो वीडियो के वीसी से हमारी फोन पर बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि हम कोई भी बिल्डिंग सील करते हैं तो सील करने के बाद हम पुलिस को भी हैंडओवर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये निर्माण कार्य चल रहा था तो उसमें कहीं पुलिस भी तो संलिप्त नहीं है। इन सारे मामलों की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है जिसमें वीडीए के कर्मचारियों और कुछ अधिकारियों के भी संलिप्त होने की बात सामने है। इसके साथ ही कुछ पुलिस वालों के भी संलिप्त होने की बात सामने है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है और जांच अभी इस पर चल रही है। दूसरा अगर बात करें तो आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ कोहिनूर पर ही नहीं बल्कि कोहिनूर के आसपास के भी जो अवैध निर्माण है उन पर भी बीडीए की पैनी नजर है, यानी बीडीए उन पर भी कार्रवाई करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तो एबीपी गंगा की खबर का बड़ा और दमदार असर। जी बिल्कुल नीतीश, देखिए अब असर तो हुआ है, कार्रवाई के आदेश तो दिए गए, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि सील्ड बिल्डिंग में निर्माण कैसे हुआ और इस प्राइम लोकेशन पर अगर ये बिल्डिंग है तो कैसे ये अधिकारियों की नजर से दूर रहा, संलिप्तता रही है। इस पर कोई संदेह नहीं है, अधिकारियों की संलिप्तता रही, लेकिन नीतीश कैसी कार्रवाई इन अधिकारियों पर होनी चाहिए? अगर आपको बता दूं कि अगर इस तरह के निर्माण, चूंकि जैसा कि एबीपी गंगा पहले से ये सवाल उठा रहा था कि पहले बिल्डिंग यहां पर सील की जाती है और पता नहीं कौन से ऐसे नियम आ जाते हैं कि फिर से वो बिल्डिंग में जो है वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं। ये सवाल एबीपी गंगा ने पहले भी उठाए थे और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द कहीं बीडीए की जांच भी घूमने लगी है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो बिल्डिंग सील होती है उस बिल्डिंग में कौन सा ऐसा नया नियम बीडीए के जो अन्य अधिकारी हैं वो डाल देते हैं जिससे फिर से वो सील हुई बिल्डिंग फिर सही हो जाती है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि यूं कहें तो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तो भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो धन जन की हानि होती है, धन की हानि खासतौर पे कहें, जिस तरह के अवैध निर्माण आम जनता वहां से जाती है उसको परेशानियां झेलनी पड़ती है, इन सब के जिम्मेदार, इन अवैध निर्माण के जिम्मेदार वो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इस पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। हालांकि अभी की जो जांच की प्रक्रिया है वो उन अधिकारियों को तलाशने में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये अवैध निर्माण ढहाया जाता है और इसके बाद जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। और सिर्फ कोहिनूर ही नहीं बल्कि रविंद्रपुरी क्षेत्र की जो अन्य बिल्डिंगें हैं उन पर बीडीए का बुलडोजर कब चलेगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और नीतीश हैरान करने वाला मामला ये तब बना जब अवैध निर्माण पर पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह बुलडोजर चल रहे हैं, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है और दूसरी तरफ इस जगह पर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और अधिकारियों ने इसकी कोई सुध नहीं ली है, जबकि ये बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो किसी की आंखों से ओझल हो। ये पीएम का संसदीय कार्यालय यहां पर रहा है, तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। निश्चित तौर पे सवाल तो उठेंगे ही और इन्हीं सवालों के साथ एबीपी गंगा भी इन सवालों को लगातार उठाता रहेगा। जिस तरह से हमने कोहिनूर को दिखाया है, जिस तरह से हमने रविंद्रपुरी के अवैध निर्माण जितने भी हो रहे हैं उनको लेकर सवाल उठाया है, ऐसे बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में जहां जहां भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उन सारे सवालों को हम उठाएंगे। हम दिखाएंगे इन अधिकारियों को, इन भ्रष्ट अधिकारियों को कि आखिर ये कहां लोगों की नजरों से बचकर किस तरह से अवैध निर्माण को शह दे रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि ये बड़ी बिल्डिंग जो कि कहां, आप इसे जान लीजिए कि कोहिनूर कोई साधारण बिल्डिंग नहीं थी, ये पुरातन बिल्डिंग थी। कभी कभी पुराने समय में, जिस समय मोबाइल नहीं होता था, जिस समय लोग एक दूसरे से संवाद करके
करके एक दूसरे की जगह पूछते थे, तो काशी की पहचान कही जाती थी कोहिनूर बिल्डिंग। अगर किसी को रविंद्रपुरी क्षेत्र में आना होता था तो लोग कहते थे कि हमें कोहिनूर तक पहुंचा दीजिए, लोग समझ जाते थे कि रविंद्रपुरी जाना है। लेकिन उस कोहिनूर बिल्डिंग पर अवैध कब्जे की छाया आई। इतना ही नहीं, यहाँ पर प्रधानमंत्री का पहला जो संसदीय कार्यालय है वो खुला, हालांकि बाद में ये किराए का खुला और बाद में उसे अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी सड़क के किनारे होने के बावजूद भी जो वीडियो के अधिकारी हैं उनके सील करने के बावजूद भी यहाँ पर निर्माण कार्य होता रहा और लोग अगर बात करें तो वहां से गुजरते रहे। लेकिन बीडीए को और प्रशासन को इसकी खबर भी नहीं थी। ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि कौन से भ्रष्ट अधिकारी इस कार्रवाई के जद में आते हैं, इस जांच में किन अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है, ये भी आगे देखना होगा। बिल्कुल, एक मजबूत जांच का इंतजार नीतीश रहेगा इस पूरे मामले में। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए नीतीश। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में लाउडस्पीकर का मामला अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। आज युवा क्रांति मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क क्षेत्र में हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर लगाकर किया। युवा क्रांति मंच के पदाधिकारियों का कहना था कि हमने पहले भी प्रशासन को इससे संबंधित ज्ञापन दिया था कि मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर कम किए जाए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके एवज में आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। अलीगढ़ की ये तस्वीरें युवा क्रांति मंच के पदाधिकारी हैं जिन्होंने गांधी पार्क में आज हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर बजाई है। ये दो अलग अलग तस्वीरें, कुछ समय पहले ही प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया था। आज हमने अपनी गली के अंदर एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करा था लाउड स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि हमने एसीएम फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था और हमने अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मस्जिदों पर यों के तो 10 के 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। हमने उनसे मात्रा कम करने की मांग करी थी, अभी तक कोई मात्रा कम नहीं हुई। उसके एवज में आज हमने यहाँ पर लाउड स्पीकर ला के हनुमान चालीसा का पाठ कराया। वहीं अलीगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी मीडिया के सवाल पर ही हमलावर हो गए। धर्मपाल सिंह सैनी ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई खराब बात तो नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसमें किसको नुकसान होगा? हमें तो अलीगढ़ में कहीं भी लाउडस्पीकर नहीं दिखाई दे रहे। आप माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। ये खुद ही मीडिया पर हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई खराब बात तो है नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करे तो इसमें किसको नुकसान है? संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तो सब ये कोई किसी को बाधा थोड़ी खड़ी कर रहे हैं। ये आवश्यक अनावश्यक समस्या आप खड़ी कर रहे हो। हमें तो यहाँ दिखाई नहीं दिया कहीं चौराहे पर। आप माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। नहीं गलत बात कर रहे हो। हम आपको बता दें कि यूपी में काशी से लेकर अलीगढ़ तक लाउडस्पीकर पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। दरअसल अलीगढ़ में एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारियों ने भी शहर के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग रखी, जिसके जरिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। ये पूरा मामला क्या है और इसका महाराष्ट्र कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, स्पीकर पर क्यों घमासान? महाराष्ट्र में सुल की चिंगारी, अलीगढ़ में सियासी शोर भारी। सड़क पर आम लोगों से चंदा मांग रहे ये शख्स अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री बलदेव चौधरी हैं, जिनके हाथ में सफेद रंग का डिब्बा है जिस पर लिखा है लाउड स्पीकर के लिए धन संग्रह है। ये अलीगढ़ की तस्वीर है जहां अलग अलग जगह इसी तरह लाउड स्पीकर के लिए फंडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका मकसद है शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर से एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना। हमने अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाने की मांग की है।
वहाँ पर हम हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उसमें यूज लेंगे। ऐसे 21 चौराहों की लिस्ट हमने एडीएम प्रशासन को दिया है और उसके पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग धार्मिक एवं हनुमान चालीसा चलाने के लिए 21 ऐसे चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे। इसी मांग के साथ एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारियों ने एसडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर मंजूरी मांगी। इसमें कुछ युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। इस शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है। इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा। फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान हो गया हम लोग कराएंगे। इससे पहले काशी में एक शख्स ने अपने घर पर लाउड स्पीकर लगा दिया, जिनमें दिन भर में 5 टाइम हनुमान चालीसा चलाई जा रही है। ये लाउड स्पीकर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े सुधीर सिंह ने लगवाया है, जिन्हें भाजपा का स्थानीय नेता भी बताया जा रहा है, जिनका मानना है काशी में लंबे समय से सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ होता आया है। इसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब लक्ष्य 101 मंदिरों और कुछ और घरों में लाउड स्पीकर लगवाने का है। पुराने समय में सारे मंदिरों पर जो है वैदिक पाठ होते थे, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी कि वॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो मंदिरों से स्पीकर उतर गए। लेकिन मस्जिदों पे जहाँ एक स्पीकर थे वहाँ से 10-10 स्पीकर हो गए। सुबह 4:30 बजे जो है वो सबकी नींद खुल जाती है, इतने तेज़ आवाज़ में अजान होती है। तो ये काशी है, काशी में तो वैदिक मंत्र गूंजे, ये काशी का चरित्र है। यहाँ हमारी नींद अजान से खुले, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर उधर अजान होती है तो यहाँ हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए। जो पहले हनुमान चालीसा जो मंदिरों में बंद हो गई थी उसको फिर से चालू किया जाए। और हम लोगों ने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं जिन मंदिरों पे अब लाउड स्पीकर लगेंगे। दरअसल लाउड स्पीकर पर यह विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक रैली के दौरान मस्जिदों पर लगे स्पीकर नहीं हटाए जाने पर अल्टीमेटम देते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करेंगे भीषण अग्नि तांडव की। आपको तस्वीरें दिखाएंगे भीषण अग्नि तांडव की कुछ तस्वीरें। यूपी में अलग अलग जिलों में आज आगजनी की दिल दहला देने वाले कई तस्वीरें सामने आई। कहीं आशियाने खाक हो गए तो कहीं कारोबार राख हो गए। ये उत्तर प्रदेश में अग्नि तांडव की तस्वीरें हैं। जगह जगह आग के दहकते शोले हैं। तबाही और बर्बादी का डरावना मंजर है। वाराणसी से मेरठ तक कहीं आशियाने खाक हो गए, कहीं कारोबार राख। कहां की तस्वीरें दिखाएं आपको, कहां का हाल बताएं। हर जगह आगजनी का दिल दहला देने वाला मंजर है। क्या वाराणसी के बारे में बताएं, जहां साड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और बिहार के रहने वाले 4 मजदूरों ने जान गंवा दी। अशफाक नगर के इसी घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। आप देखें यहाँ पर आग लगी और आग जब लगी तो आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि एकाएक इसमें मौजूद 4 लोग पूरी तरह से झुलस गए। या कुशीनगर की तस्वीर दिखाएं, जहां फाजिल नगर में देखते ही देखते ये कार आग का गोला बन गई, लेकिन किसी तरह कार सवार जान बचाने में कामयाब रहे। गोरखपुर के मियां बाजार में भी 4 मंजिला मकान के नीचे पार्किंग एरिया में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।